तो करें स्टार्ट। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला क्वेश्चन, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स and the normal rate of return in similar business is 10%. Find out the value of goodwill by capitalization of super profit method. Super profit if the goodwill is valued at 3-year purchase of super profit. Annuity method if the present value of annuity of rupees 1 for 3 years at the rate of 10% per annum is 2.48685. The asset of the business were 10 lakh and external liabilities is 1,50,000. देखो यहां पर आप लोगों को गुडविल निकालने बोल रहा है तीन अलग अलग मेथड से। पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा मेथड है एन्युटी मेथड। तो ये पूरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा उसको एग्जाम में जाने से पहले 3 से 4 बार बना के चले जाना, ठीक है। चलो सॉल्यूशन। अपने को गुडविल निकालना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सुनो मेरी बात। दो तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक तो जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको पहले कैलकुलेट कर लो और उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका है, इसको अनगाइडेड मेथड भी बोल सकते हैं। और एक मेथड होता है पहले फॉर्मूला लिख लो, जो जो चीजों की जरूरत है फॉर्मूला आपको डायरेक्शन देते जाएगा कि ये कैलकुलेट करना है। जो चीज क्वेश्चन में दिए रहेगी उसकी वैल्यू पुट करना है, जो चीज क्वेश्चन में नहीं दिए रहेगी कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। तो मेरे को सेकंड वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, गाइडेड मेथड बोलता हूं मैं उसको, क्योंकि फॉर्मूला ही हमको डायरेक्शन देते रहता है कि ये करना है अब आगे। तो चलो, हमको क्वेश्चन यहाँ पर तीन अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो मैं पहले कैपिटलाइजेशन मेथड उठा रहा हूं। अच्छा, कैपिटलाइजेशन में सॉरी पहला क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट है ना? नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल दिए। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये स्पेसिफिकली लिख दिया है कि सुपर प्रॉफिट का यूज करते हुए आपको गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। चलो सबसे पहले पहला मेथड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो अपनी रेगुलर क्लासेस में मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मूला नोट भी करवाया था क्लास में, और उसका पीडीएफ भी दिया था, ठीक है, तो आप लोग उससे देख सकते हो। अब आप फॉर्मूले में 2 मिनट के लिए देखो क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, 100 का कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसको उठा के वहीं चिपका देना है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है चेक कर लो, कितना दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस कितना है, 10%। तो चलो अभी अपन क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, इंटू 100 लिख दो, डिवाइड बाय क्या कर दो 10। अब हमारा अब जो वर्किंग नोट बनेगा ना, वर्किंग नोट में अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर, मतलब सुपर। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना आप कमाओगे उसको अपन बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको मैं वर्ड्स में समझा रहा हूं, और अगर इसको फॉर्मूले वाइज बोलूं तो क्या लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है समझो। एवरेज प्रॉफिट जो होता है
वो आपने वास्तव में कितना प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस में सालों में, उनका एवरेज। वास्तव में आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया है उसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपके जैसा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10 लाख कमा सकता है, लेकिन आपका बिजनेस कमाया कितना है, 12 लाख। तो कितना ऊपर कमाया, तो जितना ऊपर उतना सुपर। ठीक है, 12 लाख कमाया, 10 लाख कमा सकता था, तो 2 लाख एक्स्ट्रा कमाया ना, वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का एग्जांपल में ले रहा था, अब मैं अपन उसको कैलकुलेशन करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, हमको क्या क्या दिया है इस फॉर्मूले में बताओ। एवरेज प्रॉफिट दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो जो दिया है पहले वो ले लो। एवरेज प्रॉफिट देखो पहले ही लाइन में लिखा था, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट कितना, 1 लाख। उठा के लिख लो यहाँ पे 1 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट अपने को नहीं दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना। कोई चीज ऐसी है जो मैं लिखवा नहीं सकता लेकिन आपके काम की हो सकती है, तो आप लोग मेरी बात को सुनते सुनते नोट भी कर लेना। डॉक्टर लोगों की हैंडराइटिंग खराब क्यों हो जाती है मालूम है, इसीलिए। आप लोग कॉमर्स वाले हो, लेकिन जो डॉक्टर लोग जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं ना, उनको इतना सारा लेक्चर दिया जाता है कि उनको छोटी छोटी बातें लिखनी पड़ती है, उनको नोट नहीं करवाया जाता कोई भी चीज। इसलिए जल्दी 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 लिखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए उनकी राइटिंग लिखने के चक्कर में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है और राइटिंग खराब हो जाती है, उसका रिजल्ट ये रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है कि अभी अगर मैं कोई काम की बात बोल रहा हूं आप लोगों को, उसको मैं लिखवा नहीं सकता, लेकिन आप लोग अपने काम की बात को नोट करके रख लेना कहीं पे। मोबाइल किसी का बार बार बज रहा है, साइलेंट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ। देखो यहां पर वर्ड रेट आ गया ना, मतलब वो इंप्लाइड है कि अपॉन 100 होगा। तो लेकिन आप लोग क्योंकि मैथ छोड़ के आए हो ना, ऐसा लिखना पड़ता है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या दिया है वो बताओ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10/100, लिख लो। देखो हमको फॉर्मूला है ना, आगे गाइड करते जा रहे हैं क्या अगला कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इधर सुनो मेरी बात। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन वापस से समझो। क्या होता है, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से करते हैं। अब इस क्वेश्चन में संभव नहीं है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, तो इसलिए हम क्या यहां पर क्या लेंगे, केवल और केवल क्या लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। कारण क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 3 तरीके होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो इसमें प्लस करते हैं करेंट ईयर के प्रॉफिट का आधा। तो अपने को करेंट ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया हो तो एवरेज निकाल के दे दिया है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो उसमें माइनस करते हैं करेंट ईयर के प्रॉफिट का आधा, है ना। तो अपना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वाला क्वेश्चन कब आएगा मालूम है, जब वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन बनाओगे ना तब आएगा। तो इस क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना संभव नहीं है, इसलिए अपन यहां पर क्या लेंगे, केवल और केवल कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। तो यहां पर मैं एवरेज वर्ड को क्या कर रहा हूं, लिख कर काट रहा हूं। अब यहां पर हमको जो चाहिए था उसमें 2 चीज पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है। तो अब यहां पे क्या कर लूं मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल सा फॉर्मूला है क्वेश्चन में। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा मालूम है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड।
टोटल एसेट कितना था 10 लाख माइनस 1,80,000, ये दोनों को माइनस करो, कितना आता है 8,20,000। तो ये जो आया ना इसको अपन बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां से वापस जाना है अब अपने को, वापस कहां, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू रख दो यहां पर, कितना आया था 8 लाख, इसका 10% निकालो, कितना आएगा 82,000। तो 82,000 जो आया वो क्या मिल गया हमको, नॉर्मल प्रॉफिट मिला। तो अब यहां 1 लाख में क्या माइनस करेंगे, 82,000 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 18,000 हमको मिल गया, क्या सुपर प्रॉफिट। मतलब हमारे बिजनेस ने इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। अब इस सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा 180 आ गया गुडविल। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको गाइडेड मेथड से क्वेश्चन, देखो आपकी मर्जी, आपके हो सकता है कि आपने किसी और से पढ़ा होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं है। आपने अगर मेरे से पढ़ा हुआ है पहले तो आप इस मेथड को फॉलो करोगे ही। अगर आपके सर ने, आपके मैडम ने अगर दूसरे तरीके से पढ़ाया है तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। आप लोग लिखने का टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ तुरंत शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ सब। अच्छा सॉरी, अभी तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। पहला हो गया हमारा, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। अगर सुपर प्रॉफिट कितना है 3 ईयर परचेस। बोलो भाई संदीप, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है। गुडविल इज इक्वल टू होता है गुडविल इंटू, सॉरी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट अब अलग से फिर निकालने मत बैठ जाना, मेहनत ऑलरेडी कर चुके अपन। कितना आया था सुपर प्रॉफिट 18,000 था, बस वैल्यू पुट करो, और इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है, ये देखो लिखा है साफ साफ 3 ईयर। ₹54,000 हो गया सेकंड मेथड भी। थर्ड नंबर क्या बोलता है, एन्युटी मेथड से गुडविल निकाल कर बताओ। तो याद करो जब अपनी रेगुलर क्लासेस थी तो मैं बताया था अपने को एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। तो वहां पर हम देखते हैं 1 रुपए के एन्युटी की वैल्यू कितनी है, 1 रुपए से ज्यादा है कि कम है। अगर 1 रुपए से कम होगी तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, और 1 रुपए से ज्यादा होगी तो मल्टीप्लाई वाला। तो यहां पर देखो 1 रुपए से ज्यादा है कि कम है, किसको देख रहे हैं अपन, इसको। 1 रुपए से इसकी वैल्यू ज्यादा है एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू की, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो थर्ड नंबर लिखो, एन्युटी मेथड गुडविल इज इक्वल टू, एन्युटी मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 1 रुपए से ज्यादा है ना इसलिए मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। $18,000 सुपर प्रॉफिट निकाल चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो इसका क्या था 2.48, कितना था 685, मल्टीप्लाई कर दो, इतना कम नहीं आएगा। कितना आया, कितना बोले, हाँ 44 ना, 44,000, 3 पॉइंट क्या है अप्रॉक्स। ये आ गया गुडविल। 3 आंसर चाहिए था, अपन ने 3 आंसर निकाल के दे दिया। कौन कौन सा, पहले वाले का आंसर कितना आया 180, दूसरे वाले का 54, तीसरे वाले का इतना। हो गया, आगे बढ़ जाए अब।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। आर लिमिटेड प्रिपेयर टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय श्री बंटी। वो मेरा दोस्त का नाम भी बंटी हो जा रहा है, बंटी सच्ची नाम है उसका बंटी। आर लिमिटेड प्रिपेयर टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय श्री बंटी। Goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of the weighted average profit for past 4 years। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर सुनो, यहां पर मेथड भी बता दिया और नंबर ऑफ ईयर भी बता दिया है। Goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase, मतलब नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है 3 ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल निकालना एवरेज प्रॉफिट में भी वेटेज एवरेज वाला मेथड लगा के, तो टेबल बनानी पड़ेगी वेटेज एवरेज निकालने के लिए। एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड, 9-10 में कितना वेट लगाओगे 1, 10-11 में 2, 11-12 में 3 और 12-13 में 4। वेट जो दिया वही लगाना पड़ेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स आर, 9-10 का इतना है, 10-11 का इतना है, 11-12 का इतना है, 12-13 का इतना है। यहां तक क्वेश्चन है ना नॉर्मल है। अब उसके आगे हमको अब एडजस्टमेंट दिया है, पढ़ो। ऑन स्क्रूटनी, सुरेंद्र, ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब जांच करने पर, ऑफ द अकाउंट, अकाउंट की जांच करने पर द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। पहला, ऑन 1 दिसंबर 2011, डेट बताओ कौन से साल में फॉल करती है। 1 दिसंबर 2011 कौन सा साल है ये, 11-12 की 10-11, जो 10-11 बोल रहा है ना भाई, वो है ना छोड़ दो पढ़ाई। दिसंबर का महीना है तो 11-12 आएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद कौन सा महीना लगेगा, जनवरी, तो 11-12। A major repair was made in respect of the plant incurring 60,000 which amount was charged to revenue। सुनो मेरी बात, एक है ना बहुत बड़ा रिपेयरिंग कराया गया। मेजर रिपेयर मतलब देखो रिपेयर दो टाइप का होता है। एक होता है कि छोटा मोटा रिपेयरिंग कराए तो उस रिपेयरिंग को हम खर्चा मानते हैं और उसको कहां डाल देते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, उसको खर्चा मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई हमारे एसेट में हम रिपेयर करा रहे जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए तो उसको हम उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, तो उसको प्रॉफिट लॉस में नहीं डाल सकते, उसको हम एसेट मानते हैं। तो ये भाई ने क्या किया है, 1 दिसंबर 2011 को एक मेजर रिपेयर कराया। मेजर रिपेयर मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस वाला, जिससे क्या हुआ 60,000 रुपए का खर्चा आया और उसने उसको कहां डाल के रखा है, रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिया है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक कौन सा खर्चा चला गया, कैपिटल नेचर का खर्चा चला गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर चला गया। तो उसको वहां से क्या करना पड़ेगा, ऐड करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस होके रखा है पहले से, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। और फिर उसका अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन भी अपन देखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है लास्ट में, डेप्रीसिएशन भी उसका एडजस्टमेंट करेंगे। मैं बनवाऊंगा पूरा क्वेश्चन, लेकिन पहले समझ लो क्या है। तो पॉइंट नंबर ए समझ में आया। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2010-11 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 24,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू हो गया था 24,000 से। तो मैं बताया था आप लोगों को कि क्लोजिंग स्टॉक का जब भी एडजस्टमेंट आया या फिर ओपनिंग स्टॉक का आया तो इसका इफेक्ट 2 साल में पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है तो अगले साल का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। तो 2010-11 का क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया था, मतलब 11-12 के ओपनिंग स्टॉक का भी क्या हो गया होगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। नेक्स्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट an annual charge of ₹48,000 should be made for the purpose of goodwill valuation। मतलब एक खर्चा बढ़ जाएगा, इतना मान के चलो, मैनेजमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 48,000 रुपए से। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अपना वही तरीका है, गाइडेड मेथड से चलेंगे। जो जो चीज नहीं दी है क्वेश्चन में उसका अपन कैलकुलेशन करते हुए निकलेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखो। गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, वेटेज एवरेज
प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है क्या क्वेश्चन में? 3 साल था कि 4 साल था? 3 साल। तो जो दिया है लिख लिए। अब क्या नहीं दिया है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 किस पर रहेगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल टिकेंद्र की फेवरेट टेबल है, पूरा फॉर्मेट याद है उसको। पहले क्या लिखते हैं? ईयर, फिर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट, उसके बाद क्या लिखते हैं? वेट्स, उसके बाद क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका किसका निकालते हैं? वेट का और प्रॉफिट का। ईयर, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं ऊपर में, और प्रोडक्ट। सुनो इधर, ईयर क्या क्या दिया है पहले ईयर लिख लेते हैं। 9-10 से लेकर 12-13 है। 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, ये 4 साल है। मैंने ऊपर अगले कॉलम में क्या लिखा है? प्रॉफिट लिखा है कि एडजस्टेड प्रॉफिट लिखा है? क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? तो पहले हमको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद उसकी वैल्यू को यहां इस टेबल में पुट करेंगे, डायरेक्टली नहीं ले सकते। ये दोनों का टोटल हमारे काम आएगा। चलो नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे हम किस पर? एडजस्टेड प्रॉफिट पर। अच्छा, एडजस्टेड प्रॉफिट में जाने के पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। वेट्स दिया ना क्वेश्चन में, 1 2 3 4, इसका टोटल मारो तो कितना आएगा? 10। ठीक है, जो दिया है अपन उसको वैल्यू पुट करते हुए चलो। एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने का है ना, अब आपका जैसा दिमाग चल जाए या आपके टीचर ने आपको जैसा पढ़ाया वैसा आप कर सकते हो, है ना। हम क्या बना रहे हैं अभी? वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट का कोई हार्ड और कोई फास्ट फॉर्मूला नहीं होता, सॉरी फॉर्मेट नहीं होता। तो आपको जैसी सहूलियत है वैसा आप बना सकते हो, है ना। बाकी आपने शुरू से जैसा पढ़ा है आप उसी को फॉलो करो, और मैं जो बता रहा हूं अगर आपको ठीक लगेगा तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। 2009 10, 2010 11, 2011 12 और 2012 13। मैंने ईयर को ऊपर रखा। अब हर साल का अनएडजस्टेड प्रॉफिट, वो हम यहां पर लेंगे। कितना कितना दिया है क्वेश्चन में पहले वो लिख लो। 2,02,000, फिर उसके बाद 2,48,000, उसके बाद 2 लाख और 3 लाख। ये हो गया, 4 साल का प्रॉफिट ले लिए। अब अपने को इसमें एडजस्टमेंट करने हैं, तो एक एक करके आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं अपने पास। पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। उस समय मैं आधा पढ़ के आगे बढ़ गया था, लेकिन अब अपन इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ऑन 1 दिसंबर 2011, तो पहले ही रुक जाओ कि पहले समझो कि ये डेट कौन से साल में फॉल करती है? 11-12 में फॉल करती है। अगर डेट गलत समझ लिए, गलत साल में एडजस्टमेंट करोगे, आंसर गलत आ जाएगा। तो 1 दिसंबर 2011 को अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 60,000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू। मतलब एक प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको उसने कहां डाल के रख दिया? रिवेन्यू में, मतलब प्रॉफिट लॉस में, जो कि नहीं होना था, उसको कैपिटलाइज करना था। द सेड सम इज टू बी एग्रीड, the said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation at the rate of 10% per annum on reducing balance method। 60,000 का कैपिटलाइजेशन करोगे, समझो क्या हुआ होगा।
मान के चलो, अभी रिपेयर को साइड में छोड़ो, मान के चलो एक एसेट खरीदे हैं 60,000 की, एक एग्जांपल ले रहा हूं ना समझाने के लिए। एक एसेट खरीदे हैं कितने की? 60,000 की। इसको हमको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाना था, और हमने इसको कहां दिखा दिया है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के खर्चे में। तो जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के खर्चे से उस चीज को बाहर निकाल देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? खर्चा कम हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल के रखा था तो उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगाया होगा, क्योंकि अगर वो बैलेंस शीट में जाता तो डेप्रीसिएशन लगता ना। तो अभी वो कहां जाके बैठा है? प्रॉफिट लॉस में। तो अब जैसे ही उसको प्रॉफिट लॉस से निकाल के कैपिटलाइज करोगे, मतलब उसको बैलेंस शीट में डालोगे, तो अब आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन लगाओगे तो जिस साल में वो खर्चा हुआ है उस साल से लेकर आने वाले सालों तक हर साल डेप्रीसिएशन लगेगा। एक साल नहीं लगता है डेप्रीसिएशन, जब तक वो एसेट आपके पास है तब तक डेप्रीसिएशन लगता है। और डेप्रीसिएशन लगाने का मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटती किस्त पद्धति। पहले साल लगेगा, फिर जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उसके ऊपर फिर अलग डेप्रीसिएशन निकले। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना मेथड क्या दिया है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलेगा कि रिड्यूसिंग बोलेगा। अब दूसरी बात, एक और छोटी सी बात, 2011-12 में रिपेयर कब किया था? 1 दिसंबर। तो दिसंबर का पहला तारीख, मतलब दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो पहले वाले साल में 11-12 वाले साल में 4 महीने का डेप्रीसिएशन लगाओगे, और अगले साल में तो पूरे साल भर का लगेगा डेप्रीसिएशन। करें एडजस्टमेंट? तो मतलब मैं बोल सकता हूं पॉइंट नंबर ए के अंदर 2 अलग अलग एडजस्टमेंट है। देखो, सबसे पहले ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब मेजर कब किया गया था? 11-12 में। तो यहां 60,000 रुपए जोड़ दो, इसमें किसी को कोई तकलीफ? माइनस क्या करेंगे अब? डेप्रीसिएशन। अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि अब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अलग से मेरे को वर्किंग नोट मत बनाने बोलना। पहले साल आप निकालो डेप्रीसिएशन 60,000 पर, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से 4 महीनों के लिए। कितना आएगा बोलो? कितना आया? पक्का 2,000 आया? मैं आप लोगों के ऊपर भरोसे में बैठा हूं ना, कैलकुलेशन कर रहे हो तो गलत होगा, आपकी जवाबदारी। ठीक है, 4 महीने का है। अब ये कौन से साल का डेप्रीसिएशन लगा? 11-12। अब हम जाएंगे 12-13 में। तो 12-13 में अब 60,000 माइनस 2,000 करो तो कितना बचेगा? 58,000 का अब 10% निकालो, कितना आएगा? WDV मेथड। अगर ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोल देता तो यहाँ पे 6,000 लेते, ये फर्क पड़ जाता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहले पॉइंट का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, नहीं तो एसेट खरीदे तो मतलब रिपेयर कराए तो उसी साल में है, वो वन टाइम था, और डेप्रीसिएशन तो रिकरिंग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 10-11 का क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपए से क्या हो गया था? ओवर वैल्यू। अब ध्यान से समझना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। यहां पर गलती से 2010-11 में हमने क्लोजिंग स्टॉक को 24,000 रुपए ज्यादा वैल्यू कर डाला था, ज्यादा लिखा गया था गलती से। तो अब आप क्या करोगे? 24,000 से प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे, मतलब प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ। तो 10-11 में हम क्या करेंगे? 24,000 माइनस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन से साल में? यहां माइनस करेंगे। और सुनो, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो इस ओपनिंग स्टॉक का, अब ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगले साल, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, मतलब अगले साल का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड था।
अब ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो अगले साल के प्रॉफिट को क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो आप लिखोगे यहां पर, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, छुपी हुई एडजस्टमेंट है, समझना पड़ेगा खुद से। ओवर वैल्यूएशन ऑफ, हाँ प्लस किया ना, वो गलती से लिखा गया था ओपनिंग, एक तो है ना पेन स्लिप करती है भाई बहुत इसमें। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको क्या करेंगे, कौन से साल में, गलती से इसी साल में मत कर देना। मैं वही देखना चाह रहा हूं आप लोग कितने अलर्ट हो, इसलिए छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूं ताकि आप लोग सुधारने के चक्कर में आपका फोकस रहे, सर गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी का भी एडजस्टमेंट। सी 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 पॉइंट नंबर सी, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹48,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुड। मतलब बोल रहा है इनडायरेक्टली, इसकी भावनाओं को समझो, वर्डिंग्स में मत जाओ, कि आपको 48,000 रुपए का एक खर्चा बढ़ाना है हर साल, तो हर साल क्या करो, 48,000 माइनस कर दो, प्रॉफिट कम होगा ना, माइनस करना है, खर्चा बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट कम होगा भाई, माइनस करना है। $48,000 चलो अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टैक्स वैक्स कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं ना, कौन सी सेकंड वाली, 2 मिनट इसको पूरा कर लेता हूं फिर बता रहा हूं। अच्छा सुनो मेरी बात, अब माइनस कर करके बताओ एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा, एक लाख, दूसरे वाले का 1,76,000, तीसरे वाले का, तीसरे का 234, चौथे वाले का 246,200। क्रॉस चेक कर लो क्योंकि मैं कैलकुलेशन के लिए पूरा आपके ऊपर निर्भर हूं, मेरे को कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, कैलकुलेशन प्लस माइनस आप लोग करो भाई। क्लियर है पूरा। अब ये जो आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट को यहां पर लिखेंगे हम, कितना कितना था बोलो, पहला वाला 154, 176, 234, 246, 200, इसका टोटल मत लगाना, मल्टीप्लाई करेंगे वेट्स से, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 154, इसका कितना आएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो उसके बाद 9,86,000, 88 की 86 है, 800, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 2192800, ये आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना होगा देखो, ये होगा टोटल ऑफ वेट्स, सॉरी टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, 21,92,800 डिवाइड बाय 10, तो 2,19,000। ये आ गया क्या हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट।
2,19,000 ये आएगा। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, छह लाख। ये बन गया आपका इसका सॉल्यूशन। किसको किसको डाउट है इसमें? क्लियर है? पेपर में आएगा, बना लोगे? ऑनलाइन वालों, पेपर में आएगा, बना लोगे? हाँ, आप बोले, आप बोले। ये किसी किसी को डाउट है, सुनो। ओपनिंग स्टॉक वाले, क्लोजिंग स्टॉक वाले में क्या होता है, कभी भी याद रखना, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आ गया ना, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वाला, तो इसका इफेक्ट 2 साल में पड़ता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो जिस साल का होगा और जिस साल में गड़बड़ी हो गई तो उसका इफेक्ट उसके अगले साल में भी पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कब गलत लिखा गया था? 10-11 में, तो इसका इफेक्ट 11-12 में भी पड़ा होगा। कैसे? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने 24,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया था, ओवर वैल्यू कर दिया था, तो पक्का अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी 24,000 से ज्यादा लिखा गया था, क्योंकि वही वाला फिगर हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आई बात समझ में? तो अब क्या हो गया कि 10-11 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे, मतलब 24,000 कम करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन डायरेक्ट होता है प्रॉफिट के साथ, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे कम हो जाएगा 24,000 रुपए से, तो प्रॉफिट भी उतने रुपए से कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ। अब इस साल का तो हमने 24,000 रुपए क्या कर दिया, कम कर दिया। अब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, ओवर वैल्यू था, तो ओपनिंग स्टॉक का कैसा रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ? इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, और ओपनिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक को हम कम करेंगे 24,000 रुपए से, क्योंकि ओवर वैल्यू होकर रखा हुआ था, तो 11-12 का प्रॉफिट उससे फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक उस साल में कम हुआ है। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बन गया, आर लिमिटेड वाला। आगे बढ़े सुलेश, आगे बढ़ जाए। चलो ये क्वेश्चन देखो, द रिजल्ट ऑफ the result at the accounting year of a business is given below. The result at the accounting year of a business is given below. 2012, 13, 14, 15 ईयर। विशाल बाय। प्रॉफिट दिया है 15,000, 18,000, 25,000 और 30,000। The total asset of the business as per last balance sheet are ₹2.5 लाख which includes, मतलब बिजनेस के एसेट्स दिया हुआ है, कितने के हैं टोटल? टोटल एसेट समझते हो, मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का जो टोटल लगाते हैं ना, टोटल ये कितना है, इसमें सारी एसेट जुड़ी हुई है बोल रहे हैं। और वो 2.5 लाख में क्या क्या इंक्लूड है बता रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपया, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 60। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 98। इन्वेस्टमेंट कितना है, 5% गवर्नमेंट लोन हेल्ड सिंस स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, कितने का है, 20,000। इन्वेस्टमेंट कहां करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट लोन में। इसके बारे में मेरे को कुछ बताना है, तो पहले पढ़ लेते फिर बता रहा हूं। करंट एसेट कितना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, और लायबिलिटी इंक्लूड डेप्रिसिएशन फंड फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 5,000, एंड फॉर प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 8,000। टोटल कितना निकाल के रखा है,
8 5 13 जोड़ के रखा है। अदर लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग ओनर्स फंड, अदर लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग ओनर फंड मतलब कैपिटल के अलावा लायबिलिटी क्या है, 50,000 की। एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच बिजनेस इज कितना है, 10%। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, क्षितिज बता सकते हो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो आप ही बताओ। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट आगे इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये काम तो कर सकते हो ना, चलो करते। हमको नहीं मालूम आगे क्या करना है, बस फॉर्मूला ही हमको आगे क्या करते जाएगा, गाइड करते जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू, आप लोगों को एक चीज पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी रिसेंटली सीए वालों का एग्जाम का रिजल्ट आया, इंटर का और फाउंडेशन का। कम से कम 20 से 22 बच्चे से मेरा इंटरेक्शन हुआ। एक ही प्रॉब्लम सबकी कॉमन सामने आ रही है कि सर हमारा एग्रीगेट शॉर्ट हो गया। एग्रीगेट शॉर्ट हो गया मतलब 3 पेपर होते हैं एक ग्रुप में, तीनों मिलाकर के 150 लाना रहता है और इंडिविजुअल पेपर में पास होने के लिए 40 नंबर लाने रहते हैं। इंटर की बात कर रहा हूं, आगे बात समझ में? मतलब एक पेपर 100 नंबर का होता है, पास होने के लिए मिनिमम 40 लाना पड़ेगा एक पेपर में, और टोटल तीनों का ओवरऑल आपका 150 के ऊपर भी आना चाहिए। मतलब अगर आप 40-40 लाओगे तीनों पेपर में तो टोटल कितना होगा, 120, लेकिन 150 क्रॉस हुआ क्या, नहीं होगे पास। अगर आपका एक पेपर में 39 आए और टोटल मिला के 150 के क्रॉस है तो भी फेल। मतलब 40-40 भी लाना है और 150 भी पार करना है, ये एक उसका मतलब क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया है पास होने का। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से मैं मिला और उनसे बातचीत हुई फोन पे, व्हाट्सएप पे, या फिर उन लोग क्लास में भी आए थे। एक ही प्रॉब्लम उन लोग बता रहे, सर हम लोग पेपर पूरा नहीं बना पा रहे। 100 नंबर का पेपर आता है, हम खींचतान के 70-80 यहीं तक ही बस जा पा रहे, पेपर पूरा नहीं बना रहे। भाई तुम अगर मान लो 80 नंबर का पेपर बनाए और 20 नंबर का अलग छोड़ के आ गए तो तुम्हारा वैल्यूएशन कितने में होगा, 80 में होगा। 20 तो पूरा जीरो हो गया। अब वो 80 में बोलोगे सर हमको एग्जेम्पशन लाना है, एग्जेम्पशन मतलब 60 के ऊपर लाना है और या फिर पास होना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि आपको पेपर 100% बनाना पड़ेगा 100 नंबर का, सबसे पहला कंडीशन, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो पेपर 100% बने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट, पढ़ के जाना पड़ेगा। कि एग्जाम के पहले मैराथन वीडियो देख के जाओगे? भाई एक सिंगर होता है, एक डांसर होता है, जब उसकी परफॉर्मेंस होती है ना स्टेज में, तो जाने के पहले वो वीडियो देख के, सिंगर गाना सुन के नहीं जाता है और डांसर वीडियो देख के नहीं जाते कि ऐसे ऐसे इसने डांस किया। उसको जो करना है स्टेज में वो घर से करके जाता है, मतलब रिहर्सल करके जाता है, तब वो जाके परफॉर्म करता है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा रिहर्सल करते हैं पहले। क्रिकेटर भी जब क्रिकेट खेलने जाएगा तो पहले प्रैक्टिस करता है। जैसे आज मान लो कल मैच है ना फाइनल का, तो 2 बजे मैच, कितने बजे चालू होगा नहीं मालूम मेरे को, जितने बजे भी होगा, सारे फील्ड में खिलाड़ी क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। उन लोग अपना पिछला मैच नहीं देखेंगे, मैं ऐसे छक्का मारा था तो मैं वैसा किया था। लेकिन आजकल हमारे बच्चे लोग हैं ना, वो क्या कर रहे मालूम है, वो मैराथन वीडियो के पीछे भाग रहे। अरे भैया सर को है ना व्यू मिल रहा है, जो देखो सर का काम है पढ़ाना, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप लोग भी ये अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या है, मैराथन वीडियो ही तो है। लेकिन ये मैं बीकॉम वाले बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं एग्जांपल सीए वालों लोग का दे रहा हूं। तो आप लोग जब इस वीडियो को देखोगे, जो रिकॉर्डिंग वाले हैं और जो लाइव बैठे हो, भाई क्वेश्चन आप लोगों को बना करके जाना है। मैं गाइड कर सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप खुद से नहीं बनाओगे तो आपसे पेपर में सवाल नहीं बनेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, समझ लिए पूरा, तो हो सकता है कि 3 यूनिट बनाओगे, 2 यूनिट छोड़ के आ जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका बनाना जरूरी है। और दूसरा टाइमिंग का खेल है भाई पूरा। जैसे कि आपके पेपर के पैटर्न की बात करूं तो 180 मिनट मिलता है आपको टोटल 3 घंटे।
और क्वेश्चन कितने सॉल्व करने रहते हैं? 5। तो डिवाइड करोगे ना 5 से 180 को, तो 36 मिनट होता है। 36 को छोड़ दो, 5 मिनट, 35 मिनट एक क्वेश्चन को मिलता है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 35 मिनट मिला है, 35 मिनट। घड़ी लेके जाना, डिजिटल और स्मार्ट वॉच लेके मत जाना। कौन सी घड़ी लेके जाओगे? एनालॉग। 35 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके की, इस लेवल की तैयारी रखना है। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को टीचर मान लो। आपके सामने अगर कोई पेपर का सॉल्यूशन आया, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया, तो आप सामने वाले को 15 में 15 कब दोगे? ये सोचो ना 2 मिनट के लिए। आप चेक करने बैठे हो क्वेश्चन, और आप सामने वाले को 15 में 15 कब दोगे? जब सामने वाला उस क्वेश्चन को पूरा करेक्ट बनाया है, फॉर्मेटिंग सही रखा है। और एज अ टीचर, जैसे अपन ने अभी बनाया ये क्वेश्चन, भाई कोई भी चेक करेगा तो उसको सहूलियत होगी कि नहीं चेक करने में? कौन सी चीज कहां से आई, एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखेगा उसको। अब आप कहां कैलकुलेट किए हो वर्किंग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, एडजस्टमेंट कहां किए हो, प्रॉफिट का कुछ भी आड़ा टेढ़ा लिख के आ गए हो, चेक करने वाला बेचारा परेशान है, कहां से देगा नंबर? भले आपका आंसर सही आया तो क्या हो गया? और निकलने के बाद एग्जाम से हर आदमी तो अपना वकील बन जाता है, अपनी गलती बताएगा नहीं कि हमने पेपर में क्या गंदगी करके आई है, नंबर भी फिर वैसे ही मिलता है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट जैसे हरकत करो। और पेपर में जाने के पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। चाहे अगर थ्योरी लिखने की सोचे हो तो थ्योरी लिख लिख के जाओ, प्रैक्टिकल बनाने का सोचो तो प्रैक्टिकल बना बना के जाओ। जो पेपर में काम करना है वो करो। अभी 11वीं का मैंने क्लास लिया था, सुनो मेरी बात। 11वीं वाले बच्चे लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सीबीएसई वाले बच्चों को। उन लोगों को मैं साल भर से बोलता रहा, भाई आप लोग क्लास में बैठ रहे हो ना, अब मोबाइल तो हर बच्चा रख रहा है आजकल, मैं जब तक सामने हूं तब तक यूज नहीं करेंगे, और जब इधर उधर हुआ तुरंत कोई कैलकुलेशन, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है, कुछ बनाना है, मोबाइल निकाल के चालू कैलकुलेशन करना। चलो होमवर्क दे दिया 10 क्वेश्चन मान लो, अब मेरे को क्या मालूम घर में वो मोबाइल यूज कर रहे हैं कि खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं। उस समय उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, अरे यार मस्त कैलकुलेट हो जा रहा है। अब पेपर में जब वो क्वेश्चन आया, हाथ फंस रहा है, कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है, गलत कैलकुलेशन कर रहा है बच्चा। अब इसमें टीचर की कहां गलती? कॉन्सेप्चुअली एक बच्चा है, अभी कॉन्सेप्चुअली पूरा ट्रायल बैलेंस सही बनाया उसने, सारी एंट्री सही सही की है, टोटल गलत लगाया, उसके कारण उसकी टीचर ने उसका नंबर काट दिया। अब मेरी गलती है क्या इसमें? मेरी या किसी और टीचर की गलती है क्या? अब वो आखिरी दिन रियलाइज कर रहा है बेचारा बच्चा कि सर आप सही बोलते थे, कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी अभी मोबाइल पकड़ के कैलकुलेशन करते हो, आप लोगों को तो अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, मोबाइल अलाउड नहीं है। तो कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेटर का यूज करो, तो हाथ आप लोगों का फ्री होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द रिजल्ट एट द अकाउंटिंग ईयर, ये तो हो गया, पढ़ चुके ना क्वेश्चन। गुडविल इज इक्वल टू क्या था? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब हमारी खोज किस पर जारी रहेगी? सुपर नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है क्या? चेक कर लो कितना है, 3 साल। सुपर प्रॉफिट की खोज करेंगे अब अपन। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, यश बता सकते हो? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है। अब हमारे को क्या करना है इस क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि सिंपल एवरेज की वेटेज एवरेज। क्वेश्चन कभी भी साइलेंट रहता है ना, तो हम हमेशा कौन सा मेथड लगाते हैं? सिंपल। कितने साल दिए? कितने साल दिए? 4 साल दिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनो, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ
ऑल ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4। और जितने भी साल का प्रॉफिट दिया उसमें कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं है? देखते हैं, नहीं होगा तो डायरेक्ट उठा के लिख देंगे और होगा तो एडजस्टमेंट करने के बाद लेंगे। कितने साल का प्रॉफिट है? ठीक। अब हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन की ये वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, ये क्यों दिया हुआ है। टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस एज पर लास्ट बैलेंस शीट आर ऑफ ₹2,50,000 विच इंक्लूड्स लैंड बिल्डिंग 50,000 जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 60। प्लांट मशीनरी कितना? 98,000। इन्वेस्टमेंट है 5% गवर्नमेंट लोन हेल्ड सिंस स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। जब से बिजनेस चालू किया ना तब से वो गवर्नमेंट लोन नाम का कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है और उसके ऊपर हर साल ब्याज कितना मिलता है? 5% मिलता है। और इन्वेस्टमेंट कितने का है? 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 20,000 का। समझो मेरी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट है 20,000 का वो टोटल एसेट में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? पहले ये बताओ। जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर बोला है ना कि ये 2.5 लाख में 20,000 जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है ना उसको गुडविल की वैल्यूएशन करते समय लेते हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है उसको गुडविल की वैल्यूएशन करते समय एसेट्स में नहीं लेते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू बिजनेस, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस। तो यहां पर लिखा है गवर्नमेंट लोन हेल्ड सिंस स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। अपने को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है? क्वेश्चन में अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक क्वेश्चन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली नहीं दिया रहेगा तब तक आप उस इन्वेस्टमेंट को क्या मानोगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चलना। तो ये जो 20,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे लिए एसेट है, हमको इसको नहीं लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। अब ये इन्वेस्टमेंट पर ब्याज कितना बनता है हर साल? तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। तो ये 1,000 हर साल के प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? 5% के हिसाब से हर साल मिला होगा कि नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट का जो लोन है ना उस पर ब्याज हमको हर साल मिल जाता है। तो ये प्रॉफिट से हमको 1,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कर दें? एडजस्टेड प्रॉफिट कितने, कौन कौन सा साल था? 12, 13, 14, 15। कितना कितना प्रॉफिट है? 15, 18, 25, 30। पंद्रह, 18,000, 25,000 और 30,000। ये अपने को प्रॉफिट दिया है कितने साल का? 4 साल का। अब यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं भाई, assumed debt interest at the rate of 5% on government loan is included in profit of ईयर्स। ये एक एजम्पशन है। दूसरा एक एजम्पशन अपन और लेंगे छोटा सा, also assume that the investment is non trade investment। ये हम मान के चल रहे हैं। तो बताओ यहां पर अब माइनस कर दो, आप लोग क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन
गवर्नमेंट लोन एट द रेट ऑफ 5%, तो हर साल 1,000 माइनस कर लो। ठीक है, और कुछ है क्या भाई माइनस करने के लायक? करंट एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, ये सब एवरेज रेट ऑफ, नहीं बस इतना ही माइनस होगा। टैक्स वैक्स भी नहीं था। एडजस्टेड प्रॉफिट ले लो, कितना आएगा? 14,000, 17,000, 24,000 और 29,000। सबको ऐड कर देंगे यहां लाके, 14,000, 17,000, 24,000 और 29,000। सबको जोड़ोगे कितना आता है? 84,000 डिवाइड बाय 4, कितना आया? ये जो 21,000 आया, ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो यहां 21,000 डाल दो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा एक काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक मिनट, क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ते हैं अपन। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कुछ लिखा है क्या? द एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच बिजनेस इज कितना? 10%। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। चलो, अब अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? अब एक छोटी सी समस्या है, हम कैपिटल एम्प्लॉयड ले कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले? कैपिटल एम्प्लॉयड ले कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले? क्योंकि क्वेश्चन में है ना, क्लियरली अपने को नहीं दिया हुआ है, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट अपने को पता है। तो हमारी मर्जी है अब यहां पर हम क्या एजम्पशन लेके चल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक है तो एक मिनट बुक खोलो, ये क्वेश्चन है क्या चेक करो। और उसने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, ये देखो। एक मिनट मैं देख लेता हूं, रुक जाओ। चलो सुनो मेरी बात, इधर क्वेश्चन वाले ने क्या किया है, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड पर लिया, इस पर लिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर इधर मेरी बात सुनो, यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आप क्या करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे? एक चीज याद रखना, जैसे कि मैं इतने सारे क्वेश्चन बनाया हूं, दो टाइम पर दो केस में आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना, बाकी जगह मत लेना। एक तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा ना, जब कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन में वैसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली सारी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में वो क्या लेता है मालूम है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेता है। ये बात समझ गए? कब लेना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में लेना है। दूसरा,
अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, क्या दिया है, तो उस केस में एवरेज लेना है, बाकी दूसरे क्वेश्चन में नहीं लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं दिया है और ना ही बैलेंस शीट वाला है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे बस। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ लिखा है पढ़ो। बोलता है टोटल एसेट कितने की थी, 2.5 लाख। टोटल एसेट कितने की है, 2.5 लाख की, जिसमें लैंड और बिल्डिंग कितने का इंक्लूड है, 50। कैलकुलेटर उठाओ, मैं जो जोड़ने बोल रहा हूं जोड़ते जाओ। लैंड बिल्डिंग 50,000 जोड़ो, प्लांट मशीनरी का 98,000 जोड़ो, गवर्नमेंट लोन का 20,000 जोड़ो, करंट एसेट का 80,000 जोड़ो, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000 जोड़ो। कितना आया, 2.5 आया। मतलब ये जो 2.5 लाख रुपए है ना, ये जो नीचे दिया है उसी चीज का बाइफर्केशन है। नहीं, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, सिर्फ टोटल करने बोल रहा हूं, अभी कैपिटल एम्प्लॉय नहीं निकाल रहे अपन। ये जो 2.5 लाख दिया है ना, इसका डिटेल में बता रहा था। अब जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे ना, तो वहां पर प्लांट और मशीनरी का और लैंड बिल्डिंग का अपने को अलग वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। क्या क्या लेना है समझो, आगे और पढ़ते हैं। द लाइबिलिटी इंक्लूड डेप्रिसिएशन फंड फॉर लैंड बिल्डिंग कितना है, 5,000। प्लांट मशीनरी का कितना है, 8। दोनों मिला के कितना है, 13। अदर लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग ओनर फंड, ओनर फंड मतलब कैपिटल को छोड़ के दूसरी लाइबिलिटी कितनी है, 50। अभी थोड़ी देर पहले अपन एक क्वेश्चन बनाए थे जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था मैं, कहां चले गया, ये दिख रहा है। इस क्वेश्चन में अपने को टोटल एसेट दिया था निकाल के, इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। लायबिलिटी दिया है, बस यही फॉर्मूला लगेगा, बस इसको टोटल करके निकालना पड़ेगा। मैं बना रहा हूं, देखते जाओ। अपन क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, अब यहां पे सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड लिखोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होगा, एसेट्स में क्या क्या था हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लिख लो टोटल एसेट्स। इसकी वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू 50 है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी दी है। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी कितने का है, प्लांट मशीनरी बताओ, 98,000। अच्छा, 98,000 प्लांट मशीनरी की वैल्यू है। और क्वेश्चन में देखना, लैंड बिल्डिंग का 5,000 का डेप्रिसिएशन है और प्लांट मशीनरी का कितने का डेप्रिसिएशन है। क्या होता है, जिस एसेट की अपने को क्या दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, उस एसेट का हमको डेप्रिसिएशन को हाथ भी नहीं लगाना है, छोड़ देना उसको। जिस एसेट की हमको क्या दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, उसके डेप्रिसिएशन को छोड़ दो, इग्नोर कर दो। तो जैसे लैंड बिल्डिंग था 50 का था, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 60, तो हम आंख बंद करके कितना लिख दिए, 60 लिख दिए, उसके डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करेंगे। अब अगला एसेट है प्लांट मशीनरी, कितने का है, 98 का है। इसका डेप्रिसिएशन कितने का दिख रहा है, 8,000 का दिख रहा है, देखो। और इसकी मार्केट वैल्यू दी है क्या, तो इसका डेप्रिसिएशन माइनस करके लेंगे। तो यहां लोगे प्लांट मशीनरी कितने का था, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, तो इसकी वैल्यू बाहर कितनी जाएगी, 90,000 जाएगी। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान के चल रहे हैं, नॉन ट्रेड। अगर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो वहां जोड़ते, ये नॉन ट्रेड है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो गुडविल की वैल्यूएशन में उसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। करंट एसेट कितने का है, करंट एसेट कितने का है, 80,000, ले लो करंट एसेट। अस्सी हजार ले लिए।
इसके अलावा और हमारे पास क्या बचा? करंट एसेट ले लिए 80, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेते क्योंकि एक फिक्टिशियस एसेट होता है, रियल एसेट नहीं होता है। तो हम दो चीज छोड़ रहे हैं यहाँ पे एसेट में। क्या क्या छोड़े हैं? एक तो क्या छोड़े? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस छोड़ दिए, और 5000 का जो उसका ये था ना लैंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ये छोड़ दिए। और क्या छोड़ दिए? एक और चीज छोड़े, 5% इन्वेस्टमेंट छोड़ दिए 20,000 वाला। 3 चीज छोड़े। अब अदर लाइबिलिटी में बोलता है, अदर लाइबिलिटी में क्या है? अदर लाइबिलिटी कैपिटल के अलावा कितना है? 50। यहां पर अदर लाइबिलिटी माइनस कर दो। करो प्लस माइनस करो, कितना आता है बताओ? और कुछ बच गया क्या? कितना आया? 180 जो आया ये हमारे लिए क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब 180 का हम क्या करेंगे? ये वर्ड में काट रहा हूं ना, यहां से टोटल एसेट में नहीं लिख रहा पे। 180, इसका 10% निकालोगे कितना आएगा? ये क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? सॉरी मैंने गलत जगह माइनस कर दिया इसको, यहां पर माइनस होगा। कितना आएगा? 3000। 3000 को क्या करेंगे? यहां लिखेंगे तो गुडविल कितना आएगा? 9000 आंसर। समझ में आया कैसे बनेगा? भाई ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना सब पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और इतना बड़ा क्वेश्चन मैं समझा भी रहा हूं आप लोगों को और सब करते जा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन बनाने में एवरेज टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट के आसपास लग रहा है। और आपको इसको 35 मिनट के अंदर बनाना है, करेक्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, तब आपको पूरे में 15 में 13 या 14 देगा सामने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The year-wise result of the earning of Bharat Limited disclosed by its profit loss statement are 2014-15 का इतना है, 15-16 का इतना है, 16-17 का इतना है, 17-18 का देखो प्रॉफिट भी लिखा है बाजू में, और क्या लिखा हुआ है? लॉस भी लिखा हुआ है। बाजू में प्रॉफिट भी लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? लॉस। तो प्रॉफिट की अमाउंट को हमेशा प्लस में लिया जाता है और लॉस के अमाउंट को माइनस में लेते हैं। और 18-19 का इतना है। नूतन लिमिटेड वांट्स टू परचेज द बिजनेस ऑफ भारत लिमिटेड। एक कंपनी है नूतन लिमिटेड नाम की, वो भारत लिमिटेड नाम के कंपनी को, उसके बिजनेस को क्या करना चाहती है? खरीदना चाहती है। तो जब भी कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदना जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए एसेट्स जोड़ते हैं, तो एसेट्स में गुडविल भी एक एसेट का फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, छोड़ो उस एग्जांपल को छोड़ो, आप क्वेश्चन में आ जाओ। तो यहां पर क्या हो रहा है? नूतन लिमिटेड जो है भारत लिमिटेड के बिजनेस को खरीदना चाहती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ भारत लिमिटेड टेकिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन। भारत लिमिटेड अर्नड ₹50,000 फ्रॉम एन एडवेंचर ऑफ स्पेक्युलेटिव नेचर इन 2016-17। भारत लिमिटेड नाम की कंपनी है ना, उसने एक स्पेक्युलेटिव नेचर का कुछ प्रॉफिट कमाया था। कितने रुपए का? और वो 16-17 के प्रॉफिट में इंक्लूड था। तो एक प्रकार का कैसा प्रॉफिट है? ये नॉन बिजनेस प्रॉफिट है। तो हम 2016-17 का जो 1,66,500 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो उसमें 50,000 माइनस कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? क्या बोल रहे हैं? अच्छा आगे मैंने नहीं पढ़ा था, देख लेते हैं। आउट ऑफ दिस गेन 37,000 वर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन दैट एवरी ईयर नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द रिमेनिंग गेन ऑफ 13,000। सुनो इधर, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 37,000 रुपए के प्रॉफिट को हमने क्या किया है? तो माइनस भी उतना ही करेंगे।
और 13,000 रुपए का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो 13,000 को हाथ भी नहीं लगा, कुछ नहीं करना है उसको, सिर्फ 37,000 का ही एडजस्टमेंट होगा। हाँ कर लो। आई मेरी बात समझ में? मेरी बात समझ में आई? 2016-17 में 50,000 का एक स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट हुआ था, जो कि उस साल में टोटल 50 का था, जिसमें से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय कितना क्रेडिट कर दिया गया था? 37, और 13,000 की कोई एंट्री नहीं हुई थी, ऐसा बोल रहे। तो हम क्या करेंगे, ये 37,000 को हम माइनस करेंगे, कहां, कौन से साल के प्रॉफिट से? 16-17 के प्रॉफिट से, और इस 13,000 का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे दूंगा ना, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्लास में। द मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन 17-18, मशीन जो है 17-18 में डिस्ट्रॉय हो गई आग से। लॉस अमाउंटिंग टू रुपीज 1,10,000 बिंग टर्मिनल डेप्रिसिएशन वॉज सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट 2017-18। देखो एक मशीन थी, उसमें आग लग गई और वो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, किस साल के? 17-18 के प्रॉफिट के लॉस के अकाउंट में 1,10,000 रुपए इकट्ठा डेप्रिसिएशन डाल दिया गया, उसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, आप एसेट खरीदते हो तो उसपे ग्रेजुअली हर साल टुकड़े टुकड़े में डेप्रिसिएशन लगता है। अगर वो एसेट अब आपके पास फ्यूचर में नहीं रहने वाली, तो आप क्या करते हो? पूरा लॉस बुक कर लेते हो। तो इस भाई ने क्या किया, जो टोटल लॉस बुक करते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, मतलब टर्मिनेट हो गया, आगे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा वो। तो 1,10,000 का इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगा दिया गया, एक प्रकार का एब नॉर्मल लॉस है क्या ये? तो इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। द मैनेजर ऑफ भारत लिमिटेड, भारत लिमिटेड कौन सी कंपनी है? हमारी कंपनी है, जो अपना बिजनेस नूतन लिमिटेड को बेच रही है ना। तो मैनेजर ऑफ भारत लिमिटेड इज ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 22,200 पर एनम। नूतन लिमिटेड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ दैट मैन। नूतन लिमिटेड विल एम्प्लॉय अनदर मैनेजर एट सैलरी ऑफ 2775 पर मंथ। समझो ध्यान से, भारत लिमिटेड का जो मैनेजर है वो हर साल कितनी सैलरी ड्रॉ करता है? 22,200। अब जैसे ही उसके बिजनेस को नूतन लिमिटेड खरीद लेगी, अब उस आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब 22,200 का खर्चा बंद हो गया। तो खर्चा बंद हो गया मतलब खर्चा कम हो गया, तो 22,200 को अब हर साल के प्रॉफिट में क्या करोगे? जोड़ दोगे। मतलब ऐसा एक्सपेंस है जो फ्यूचर में अब नहीं होने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उतने रुपए से प्रॉफिट को ऐड करना है ना। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, 22,200 को आप लोगों को प्लस करना है एवरी ईयर, हर साल में जोड़ना है, क्योंकि आगे कभी भी वो नहीं होने वाला। लेकिन अब दूसरे मैनेजर को हम जब नौकरी में रखेंगे तो उसको 2,775 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। तो 2,775 इंटू 12 करो तो कितना होता है? इंटू 12 कितना होगा? 33,300 हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये वाले जो खर्चा है इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे एवरी ईयर। मतलब अल्टीमेटली बोलेंगे 33,300 माइनस 22,200 कितना होता है? 11,100 रुपए का हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप सीधा सीधा ज्यादा दिमाग मत लगाना, हर साल के प्रॉफिट में क्या हो गया, एक मिनट ना, हर साल के प्रॉफिट में 22,200 को प्लस करोगे क्योंकि खर्चा खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, और 33,300 को माइनस करोगे क्योंकि ये खर्चा नया बढ़ रहा है। अल्टीमेटली इफेक्ट 11,100 का ही पड़ेगा, लेकिन आप अलग अलग दिखा देना। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। और फिर आपको गुडविल निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं? कितने साल के गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। हाँ, स्टार्टिंग से लोगे, मतलब जो एडजस्टमेंट अगर किसी पर्टिकुलर ईयर वाला है तो उसको उसी पर्टिकुलर ईयर में करना है। और जैसे नीचे का जो तीसरा और चौथा पॉइंट है ना, सॉरी चौथा नंबर का पॉइंट है ना, ये हर साल में होगा।
मशीनरी वाला कितने साल में होगा? एक ही साल में होगा। ये वाला कितने साल में होगा? एक ही साल में होगा। ऐसा है, डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के ऊपर। बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया निकाल के। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपए कितने का? 5 साल के लिए 10% के हिसाब से 3.1 रुपए से ज्यादा है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट फॉर 5 ईयर इतना 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 इतना। तो 5 साल के प्रॉफिट तक अपन पढ़ लिए। आगे सुनो। प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट ऑन एवरेज बेसिस ऑफ ₹1500। मतलब प्रॉफिट में एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, मतलब बार बार नहीं होने वाला प्रॉफिट। तो इसको क्या करोगे? 1500 को आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ विच 300 हैड द रिकरिंग टेंडेंसी। तो 1500 को क्या करोगे? और आउट ऑफ विच मतलब ये 300 इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? आउट ऑफ विच मतलब इंक्लूड है उसमें से। मतलब बोलता है टोटल 1500 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है, जिसमें से 300 रुपए का कैसा है? रिकरिंग का। तो बाकी बचा हुआ कितना होगा? 1200। तो वो कौन सा है? नॉन रिकरिंग। तो आप उस जो माइनस करने से 1200 आएगा ना, उसको क्या कर देना? माइनस कर देना। हाँ, हर साल में, हर साल में 1200 माइनस कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? 1500 को माइनस करके 300 आप क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो अल्टीमेटली इफेक्ट कितने का पड़ेगा? 1200 का ही पड़ेगा। 1500 माइनस करके 300 जोड़ सकते हो। आगे बढ़े। रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर इज 800 पर एनम विच इज नॉट चार्ज इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ध्यान से समझो। एक बच्ची का मेरे पास डाउट आया था इसी के ऊपर कि सर इसको माइनस क्यों करते। भाई ऐसा कभी कभी कोई बिजनेस में होता है कि प्रोप्राइटरी कोई ऐसा काम कर लेता है जिसके लिए किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी क्लास है, मान लो मैंने झाड़ू लगाने वाले भैया या कोई भी है उनको एम्प्लॉय नहीं किया, मैं खुद ही सुबह आता हूँ और 6 से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, झाड़ू लगा देता हूँ खुद ही। अगर मैं किसी को रखता काम में तो उसको मेरे को 2000 रुपये महीना देना पड़ता। मैंने नहीं रखा है तो 2000 मेरा बच रहा है, लेकिन कायदे से रखना था। तो भले मेरा खर्चा मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा रहा हूं, लेकिन खर्चा कम कर रहा हूं, लेकिन कायदे से होना चाहिए था। तो ऐसे खर्चे को हमको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो यहां पर लिखा है। अब यहां पर जरूरी नहीं कि मैं झाड़ू का एग्जांपल दे दिया तो हर आदमी झाड़ू ही लगा। मैनेजमेंट का भी काम हो सकता है। इस क्लास का मैनेजमेंट पूरा मैं ही करता हूं, मैंने किसी मैनेजर को नहीं रखा है। अगर मैं किसी को एम्प्लॉय कर देता, यहाँ पे नौकरी में रख लेता, तो मेरे को उसको 10,000 रुपये महीना देना पड़ता, लेकिन वो काम मैं खुद ही कर लेता हूं तो पैसा मेरा बचता है। ये जो क्लास चल रही है इसकी वीडियो एडिटिंग वगैरह होती है, मैं खुद ही कर लेता हूं वो काम, इसलिए मेरे को किसी को रखने नहीं पड़ रहे। मतलब वो जो बिजनेस के होने वाले खर्चे हैं और बिजनेस का ओनर अगर खुद ही कर ले रहा है तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी चीज है, उसका पैसा बच रहा है। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस में वो खर्चे होने चाहिए थे, तो ऐसे खर्चे को भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? डेबिट मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर 800 रुपया जो है ना पर एनम लिखा है ना, पर मंथ नहीं है। इसको क्या करोगे? हर साल के प्रॉफिट में माइनस करोगे, हर साल, किसी एक साल में नहीं, हर साल माइनस होगा। फाइंड द गुडविल एज पर 5 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, एज पर एन्युटी मेथड, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चन पहला वाला बनाए थे वैसे ही टाइप का, 3 मेथड में पूछ लिया है। बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, इसके पहले ये क्वेश्चन देख लो। द बैलेंस शीट ऑफ पराग एज एट 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोज। लायबिलिटी एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। आजकल के समय में फिक्स्ड एसेट के नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इतना लंबा नाम हो गया। पहले इसको अपन प्यार से क्या बोलते थे? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। कितने का है? 85,000। करेंट एसेट कितने का है? 50। और डिफर्ड एक्सपेंडिचर कितने का है? 10,000। तो डिफर्ड एक्सपेंडिचर जो है ना एक प्रकार का फिक्सटिशियस एसेट है। क्या है? फिक्सटिशियस एसेट। मतलब मैं एसेट्स को 2 कैटेगरी में अगर डिवाइड करूं तो एक होता है रियल और दूसरा होता है फिक्सटिशियस।
तो जब गुडविल की वैल्यूएशन करते तो हम रियल एसेट्स को लेते हैं, फिक्सटिशियस वाले को नहीं लेते हैं। क्लियर है? कैपिटल है कितने का? 77,500 का। जनरल रिजर्व कितने का? 22,500 का। क्रेडिटर है 40,000 का। बिल्स पेबल कितने के हैं? अब लाइबिलिटी को अगर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूं तो ये दोनों को मैं बोलूंगा इंटरनल लाइबिलिटी और ये दोनों को मैं क्या बोलूंगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर है? द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर 19,500, 22,500 एंड 30,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल at 2 times of super profit taking into consideration the standard rate of return on the capital employed is 15%। on the average capital employed लिखा है कि capital employed लिखा है? तो capital employed ही निकालेंगे हम, average capital employed नहीं निकालेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होगा तब एवरेज निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालो, तो हमको दिमाग नहीं लगाना है वहां पे। ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने अपनी रेगुलर क्लास में करवाया है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि मैं आप लोगों को सिखाया हूं कि सुपर प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब क्वेश्चन ही खुद फॉर्मूला दे डाला है आपको, तो आपको हमको अब वहां पे नंबर ऑफ परचेस ईयर नहीं दिया है, बोलता है गुडविल क्या होगा? सुपर प्रॉफिट के 2 गुने के बराबर होगा। तो सुपर प्रॉफिट जैसे निकालते हैं वैसा निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा अपना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय अपने को क्या करना है समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल, बनवा दूं क्या क्वेश्चन? बनवा देता हूं, चलो जल्दी जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बनवा दे रहा हूं। चलो इधर बात नहीं, किसी को घर जाने की इच्छा हो रही तो जा सकते हो। इधर इधर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? गुडविल लिखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ परचेस ईयर मत लिखना। अब क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला दिया है सुपर प्रॉफिट इंटू क्या लिखोगे? ऐसा लिखना है, ईयर्स मत लिखना। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पता है क्या? 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तीनों को जोड़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलो एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट 19,500, 22,500 और 30,000। मेरी बात सुनो सब लोग, ये तो हमारा एक मैराथन क्लास जैसा है। मैंने यहां पर टोटल बोल सकते 8 क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं ना, और अपनी रेगुलर क्लासेस में मैंने और इसके अलावा बैलेंस शीट वाले और बड़े बड़े क्वेश्चन और भी करवाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये करवा दिया तो इसी में से ही आएगा, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है सब जो पेपर में आए हुए हैं। तो पास्ट ईयर में क्या होता है? पास्ट ईयर क्वेश्चन में पेपर में आने का रिपीट में चांस ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं क्लास में करा रहा हूं वो आ ही जाए और आप लोग एकदम इसके भरोसे ही बैठे रहो। शॉर्टकट मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो कोई बच्चा अगर ऐसा होगा कि किस्मत रही तो आ भी सकता है, तो कोई बच्चा बोलेगा आज की क्लास करके मैं एकदम बहुत अच्छा, भाई पासिंग हो जाओगे, क्योंकि इसके पहले जो अपन वीडियो बनाए थे वो किस पर था? थ्योरी पर था। मिनिमम थ्योरी पढ़ लो, 25 नंबर का तो हो सकता है जुगाड़। बाकी अगर अच्छे नंबर लाने तो भाई आपको मेहनत करके शुरू से आना था, एकदम अचानक एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो सबको जोड़ो, डिवाइड बाय कितने साल है? टोटल 72,000 डिवाइड बाय 3, 24,000। तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट दिया है कि स्टैंडर्ड रेट दिया है?
जो अब वर्डिंग आप क्वेश्चन की भी उठा सकते हो, अपना भी लिख सकते हो। तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कायदे से क्वेश्चन की वर्डिंग को ही लेना चाहिए। अब अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मालूम, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या लेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट कितना है 85,000। और सेकंड नंबर पर क्या लेंगे, करेंट एसेट, कितना है करंट एसेट 50,000 माइनस लाइबिलिटी में कौन कौन सी माइनस होगी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल 45,000 रुपए दोनों जोड़ के, क्रेडिटर 40,000 माइनस बिल्स पेबल कितना 5,000, कितना आएगा बोलो प्लस माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 90,000 आया कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना रेट था 10%, 10 है कि कितने 15 है, तो 90,000 का 15 करो कितना होगा, ठीक। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले थे 24,000 और ये कितना था 13,500, दोनों माइनस करो कितना आता है 10,500। अभी दोनों माइनस करने के बाद 10,500 इंटू 2 कर दो, ये आ गया गुडविल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, आराम से बन जाएगा। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भाई आपको मैं बोल सकता हूं कि फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, है ना, तो इस चीज का छोड़ो। तो ये तो मैं पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा ना, हाँ ठीक है ना, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, करें स्टार्ट। A Limited is to be absorbed by B Limited, and in order to decide upon the purchase consideration, it is necessary, among other thing, to value the goodwill attaching to the business of A Limited. The two companies agree that the basis of calculation of goodwill shall be the 3-year purchase of average annual super profit, the net profit being average over 5 years and subject whatever adjustment you as the accountant making the valuation consider necessary। पैराग्राफ पढ़ के है ना आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे गिर जाएंगे, क्या क्या लिख दिया बोलेंगे, है ना। इसमें सिर्फ काम की बात मैं बता रहा हूं, मैं टिक करवा दे रहा हूं काम की बात क्या है, कि यहां पर पढ़ के, हेलो हाँ ठीक है ना, अभी मैं क्लास से फ्री होके वो कर देता हूं उसको, हाँ हाँ सुनो इधर मेरी बात। सबसे पहले मेरे को एक वर्ड दिखा, दूसरा वर्ड दिखा, इस पूरे पैराग्राफ में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है बस, कि गुडविल निकालेंगे कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे, और नंबर ऑफ परचेस ईयर क्या लोगे 3 इयर्स। आगे पढ़े, इस पैराग्राफ में और दूसरी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर बिफोर चार्जिंग इनकम टैक्स 40% ऑन इनकम, कितना है, इनकम टैक्स चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है, मतलब अनएडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। 13 का कितना है प्रॉफिट 50, 14 का इतना है, 15 का इतना है, 16 का इतना है, 17 का इतना है, टोटल 5 साल का प्रॉफिट है। द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड 3 इन नंबर्स will be appointed to the board of B Limited on absorption, and it is considered that their service have been and will be in the future worth rupees 5,000 each per annum.
देयर हैज नेवर बीन मेड एनी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड फॉर सच सर्विसेज। क्या बोल रहे हैं? तीन डायरेक्टर थे। तो जब ये डायरेक्टर ए लिमिटेड के थे ना, तो वहां पर अपनी कुछ सर्विस देते थे। अब ए लिमिटेड को खरीद लेगी कौन सी कंपनी? बी लिमिटेड की। डायग्राम बना के समझा रहा हूं, समझना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके अंदर कितने डायरेक्टर थे? 3 डायरेक्टर थे। अब ए लिमिटेड को कौन सी कंपनी खरीद लेगी? बी लिमिटेड। तो ये जो 3 डायरेक्टर है ना, ए लिमिटेड में कोई सर्विस देते थे। 3 डायरेक्टर क्या करते थे? ए लिमिटेड में कोई सर्विस देते थे। अब जब बी लिमिटेड ए लिमिटेड को खरीद लेगी, तो ये 3 डायरेक्टर कहां आ जाएंगे? बी लिमिटेड में आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? और इन लोग जो सर्विस देते हैं ना, तो सर्विस की कॉस्ट जो आती है 5,000 रुपया पर डायरेक्टर आती है। पर एनम है कि पर मंथ है? पढ़ लो। 5,000 ईच पर एनम, मतलब 5,000 इस भाई को मिलता, 5,000 इसको मिलता और 5,000 इसको मिलता। अब जब इन लोग यहां पर थे ना, जब इन लोग ए लिमिटेड में थे, तब ऐसी किसी सर्विस का कुछ खर्चा चार्ज नहीं करते थे। लेकिन जब इन लोग बी लिमिटेड में आ जाएंगे, तो बोलेंगे हमको 5-5 हजार रुपए चाहिए पर एनम। मतलब कंपनी का क्या होने वाला है? खर्चा बढ़ने वाला है। तो 15,000 रुपया हर साल के प्रॉफिट में क्या करोगे? माइनस करोगे। क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? 5,000 एक का है, तो 3 का कितना होगा? 15। आगे, देयर हैज नेवर बीन मेड, मतलब ये लिखा हुआ है कि ऐसा जब इन लोग यहां पर थे तो ऐसा इन लोग यहां पर कुछ चार्ज नहीं करते थे, यहां आने के बाद करना चालू करेंगे, है ना। आगे पढ़ो। द एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इन नेट टेंजिबल एसेट ओवर द पीरियड इज कितना है? 180। ये नेट टेंजिबल एसेट है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है कि क्या है? ये नेट एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड 180। It is considered that normal return to be expected from particular type of business carried on by A Limited is 10%। मतलब क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए लिमिटेड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। देखो क्वेश्चन है ना, आपको परेशान करेगा अपनी शब्दों से, बाकी बोलोगे क्वेश्चन में दम नहीं है। शायद आपकी बुक का पहला या दूसरा क्वेश्चन है ये, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। 5वें नंबर का है। हाँ, स्टार्टिंग का इतना मेरे को मालूम है। हाँ, बन जाएगा, एग्जाम में आया हुआ है। और जब आएगा पेपर में ना, तो लिख के ले लो ना। ऐसे ही तो कॉर्पोरेट अकाउंट के नाम से सबकी हालत खराब रहती है। ये क्वेश्चन अगर आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी से नहीं बनेगा, ये नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनेगा। जिन लोग इसको कम से कम 3 से 4 बार बना के गए हैं ना, उनसे ही बनेगा बच्चे। तो मेरे को लगता है कि ये मेरे बताने लायक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये देखना है, तो अपनी मेन क्लास जो है ना, उसमें आपको मिल जाएगा, अपने ऐप में डली हुई है इसकी क्लास, आप लोग देख लेना। क्योंकि अपने को बाकी चीजें भी कवर करनी है। हर क्वेश्चन अगर बनाने बैठ गया तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप इसको देख लेना। वीडियो अगर चाहिए इसका सॉल्यूशन तो अपने ऐप में डाला हुआ है, देख लेना आप लोग, ठीक है। लगभग सारे क्वेश्चन तो अपन किए ही थे क्लास में। तो हो गए हमारे कितने क्वेश्चन? 7। अब अपन एक मेन बड़े क्वेश्चन में आते हैं, ये वाले में। ये लास्ट क्वेश्चन देखो। द बैलेंस शीट ऑफ नंद लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2022। नंद लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट अपने को यहां पर दिखाया है। बैलेंस शीट को हमेशा समझना, ये पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर के बाद क्या दिखता है? नोट नंबर। तो नोट नंबर जहां पर भी नंबर डाला है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का, उस पर्टिकुलर आइटम का आपको आगे क्या देखने को मिलेगा? डिटेल। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर क्या है? शेयर कैपिटल कितना? 30,000 शेयर, कितने वाला? 10 वाला। अमाउंट कितनी है? 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 86,000, 86,000। करंट लायबिलिटी में अपने पास क्या है? ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स कितना? 71,000। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? 55,000 रुपए। नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट कितने का है? 2,65,000 का। करंट एसेट है स्टॉक ऑन कॉस्ट इतना, डेटर्स इतना,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विपमेंट नहीं होता है, कैश एंड कैश क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। कितना, ये हेडिंग है, इसके अंदर कैश एट बैंक दिया कितना, 37,000। यू आर आस्क्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द कंपनी फॉर विच पर्पस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड। द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय द कंपनी कितना परसेंट है, 12%, मतलब रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एनआरआर। एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन द अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब जो प्रॉफिट है ना वो उसमें इनकम टैक्स का और डेप्रिसिएशन का क्या बना दिया गया है, प्रोविजन बना दिया गया है। क्या लिखा है, वापस पढ़ो, एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड, हैज बीन मेड मतलब वो काम कर दिया गया है, किसका किसका प्रोविजन बना दिया गया है, इनकम टैक्स का और डेप्रिसिएशन का, मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स के बाद का होगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 50%। द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फॉर पास्ट 5 ईयर कितना है, 15%। अब जो यहां पर बैलेंस शीट में नोट दिया था ना 1 2 3 4, उसका डिटेल यहां पर देखने को मिल जाएगा। शेयर कैपिटल 30,000 शेयर था 10 वाला, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व है 60,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना है 26। टेंजिबल एसेट में लैंड बिल्डिंग इतने की है, प्लांट मशीनरी इतने की है, डेटर्स 98 का, इसमें 3,000 का प्रोविजन है, तो बाहर कितना निकला है 95,000। ये क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में कितने बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार। और अब अगर आ गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों से नहीं बनेगा, मैक्सिमम में भी और बढ़ा लेना, ज्यादातर बच्चे लोगों से नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में दो चीज के कारण आप कंफ्यूजन में रह सकते हो। एक तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, कहीं पर भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं दिया है कि सुपर प्रॉफिट से बनाना है कि कैपिटलाइजेशन से बनाना है कि क्या बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में तो आप हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओगे। इतनी बात समझ में आई। दूसरा, अब अपन सीधा क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं, एक एक करके मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। करें स्टार्ट। सॉल्यूशन देखो इधर, गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन इज साइलेंट, देयरफॉर अप्लाइंग क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए अपन कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, सुपर। पेपर में लिखोगे तो वर्डिंग, अब वी मत लिख देना, वी मतलब क्या, पेपर हम लोग मिलके बना रहे हैं, मैं क्लास चल रही है करके वी वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना। गुडविल फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट सुनो मेरी बात, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट की तो हमको लगभग हमेशा हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नंबर ऑफ परचेस ईयर, क्वेश्चन को पढ़ो, कहां दिया है मेरे को बताओ, नंबर ऑफ परचेस ईयर। क्वेश्चन के एडजस्टमेंट की लास्ट लाइन पढ़ो, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फॉर 5 ईयर्स, तो ये 5 ईयर ही हमारा नंबर ऑफ परचेस ईयर होगा। क्लियर है, नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना लेंगे, 5 ईयर। ये पॉइंट सिर्फ इसी के लिए काम आएगा। क्लियरली नहीं बोल रहा है कि नंबर ऑफ परचेस ईयर इतना है, लास्ट पॉइंट में उस चीज को इनडायरेक्टली बोल रहा है, या फिर अपन मान ले रहे हैं कि 5 ईयर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ परचेस ईयर है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो दो अपन ने यहां पर अनोखा काम किया। पहला, मेथड नहीं दिया था तो हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेस ये डायरेक्टली नहीं लिखा, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, 5 ईयर। 15% वगैरह का क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो। तो गुडविल, तो हमको पता चल गया भाई नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है, 5 ईयर्स। अब हमारा दिमाग कहां लगाएंगे हम,
सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इधर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी तक के जितने क्वेश्चन आप लोग बनाए हो उसमें एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट दिया रहता था, सबको जोड़ के फिर एवरेज करते थे। इस क्वेश्चन को पढ़ के बता दो कहां एवरेज प्रॉफिट दिया है या प्रॉफिट दिया है। करंट ईयर का भी प्रॉफिट नहीं दिया है। आप ये रिजर्व एंड सरप्लस देखोगे ना, ये जो दिख रहा है कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है 26,000, कहां लिखा है करंट ईयर का प्रॉफिट है? इसको थोड़ी मान लोगे करंट ईयर का प्रॉफिट है। पूरे क्वेश्चन में देख लो करंट ईयर का प्रॉफिट कहीं नहीं दिया है। और 2 साल 2 बार आया है पेपर में। रिजर्व लिखा है, रिजर्व मतलब होता है पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट। जब तक वहां पे ईयर नहीं लिखेगा ना कि कौन से साल का है, तब तक हम उसको करंट ईयर का नहीं मान सकते। पहले का प्रॉफिट है कमाया हुआ। अब करंट ईयर का प्रॉफिट है तो क्या है, उसके लिए समझो मेरी बात को। इधर देखो, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, पढ़ना उसको। 2 लाइन लिखी है। एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन द अकाउंट फॉर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, कितना है? एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन द अकाउंट फॉर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये दिया है। रेट ऑफ इनकम टैक्स में बी टेकन, कितना बोलता है? 50%। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मेरे को नहीं पता, कि इनकम टैक्स जो होता है ना सबसे आखिरी में लगाते हैं। सब पूरा खर्चा वर्चा प्रॉफिट में माइनस करने के बाद जो बचता है ना, उसके ऊपर क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है। इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स लगा है कितना परसेंट, और ऊपर वाले पॉइंट में बोलता है कि इनकम टैक्स का प्रोविजन लगा चुके। इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या कर चुके? लगा चुके। और कितना परसेंट लग रहा है इनकम टैक्स? और क्वेश्चन में इनकम टैक्स का प्रोविजन दिया हुआ है कितना रुपया। तो हमारा प्रॉफिट कितना रहा होगा? जिसका 50% निकाले होंगे तो 55,000 इनकम टैक्स का प्रोविजन बना होगा। 1,10,000 हमारा प्रॉफिट रहा होगा, तभी तो उसका 50% 55,000 बना होगा। तो प्रॉफिट नहीं दिया, ऐसे निकालना पड़ेगा। सोच लो, ये सोच ही नहीं पाओगे आप एग्जाम में बैठोगे तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सुनो इधर, एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमको ना। अभी किसी को भूख लग रही है क्या? मैं भी सुबेरे से है ना, जब से उठा हूं तब से मैंने भी है ना 1 कप चाय और घर में 1 कप चाय पी के आया हूं। मैं भी कुछ नहीं खाया सुबेरे से, और आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं भी क्लास में। तो ध्यान से देखो, भूख लग रही तो लगने दो, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट, और कल रात को 3 बजे सोया हूं और सुबेरे 6-7 बजे उठ भी गया था, तो नींद भी नहीं हुई है मेरी पूरी। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, इसको रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालेंगे। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं, अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 50। तो यह आएगा, कितना था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स? इंटू 100 डिवाइड बाय 50। तो 1,10,000 जो आ गया, क्या 1,10,000 आया क्या? करंट ईयर का प्रॉफिट। 1 मिनट, मैंने कुछ गलत किया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एवरेज यहां पर कैलकुलेशन सही है, मैंने लिखा थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर देता हूं, रुक जाओ। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में चेंज कर रहा हूं, बाकी सब ठीक है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कितना आया? 1,10,000। मेरे को ऐसा लिखना था, मैंने गलत लिखा, 1,10,000। अब लेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रॉफिट में से इनकम टैक्स माइनस कर दो। 1,10,000 में 55,000 माइनस होगा, कितना बचेगा? ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ये आया कितना? 55,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट। यहां ऊपर हेडिंग में लिखोगे एवरेज प्रॉफिट। ये हो गया, समझ में आया? मतलब क्वेश्चन में हमको इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है 50,000 और इनकम टैक्स की क्या दी हुई है? प्रोविजन के अमाउंट दिए 55,000। तो 55,000 का रिवर्स कैलकुलेशन करके हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले तो कितना आया? 1,10,000। फिर उसमें से प्रोविजन माइनस कर दिए 55,000 रुपए, ये माइनस हो गया तो क्या बचा अपने पास? एवरेज प्रॉफिट बचा। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मिल गया, कितना आया? 55,000 रुपए। अब हमारा दिमाग हम कहां लगाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट पर। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? पढ़ो, 12% दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कभी भी बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो बैलेंस शीट देने का पर्पस क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। ये बैलेंस शीट है, इसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। मैंने आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया था जब अपनी रेगुलर क्लास चलती थी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है एसेट अप्रोच और दूसरा होता है लायबिलिटी अप्रोच। अगर क्वेश्चन में किसी एसेट की मार्केट वैल्यू वगैरह दी हुई तो हमेशा कौन सा अप्रोच लगाना बोला था मैं? एसेट अप्रोच लगाना। इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि किसी एसेट की मार्केट वैल्यू अपने को दी हुई है तो हम कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं? लायबिलिटी भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है एसेट लगाने की तो वो भी लगा लो, दोनों से आंसर घुमा फिरा के उतना ही आता है। एसेट अप्रोच में क्या होता है? टोटल एसेट्स को अपन जोड़ते हैं और माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कर देते हैं, तो जो बचता है वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। दूसरा, लायबिलिटी अप्रोच में जाओगे तो अपने को शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ना है, बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं। हाँ, चलो तो अपन क्या करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लंबे रास्ते से जाना है कि छोटे रास्ते से जाना है? देखो, एसेट अप्रोच अगर गलत कुछ भी नहीं है तुलेश, गलत कुछ नहीं है। आप चाहे एसेट अप्रोच लो चाहे लायबिलिटी लो, आंसर वही आएगा। तो मेरे को यहां पर एसेट अप्रोच लगाने के लिए मैंने क्या बताया था? मार्केट वैल्यू दी होनी चाहिए, नहीं है तो आप लायबिलिटी लगा लो। सिंपल सा तरीका है लायबिलिटी अप्रोच का। सबसे पहले लोगे शेयर कैपिटल, कितना रुपया है? प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कितना है?
बस जोड़ दो, कितना आएगा 3 लाख। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है अरुण, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का 12% निकाल लो तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना आता है बोलो इसका 12%? 386,000 इंटू 12%, 46320, 46320 आया इसका 12%। अब आप क्या करोगे, 46320 55,000 में से माइनस कर दो, 8680 आया। अब 8680 आया, 8680 आया इंटू क्या करोगे, अब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 8680 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 5। रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ। हाँ 8680 आया, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे अब, तो गुडविल आएगा कितना 44,000 आंसर। ठीक है, नहीं ये सही है, ये सही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन इतना खतरनाक दिख रहा है जबकि इसका सॉल्यूशन उतना कुछ नहीं है। 2 एजम्पशन लिए अपन, कौन कौन सी? एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में कुछ नहीं बोला है तो अपन ने सुपर प्रॉफिट मेथड लगाया। नंबर ऑफ परचेस ईयर इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा, प्रॉफिट हम कैसे निकाले हैं, टैक्स से रिवर्स कैलकुलेशन करके जाके प्रॉफिट निकाले अपन। तो ये हो गया हमारे गुडविल के कंप्लीट। इसके अलावा गुडविल में कुछ क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे रेगुलर क्लास के दौरान, आप लोगों को वो करके जाना है। इसके बाद अपन बात करेंगे अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाले चैप्टर के बारे में, ठीक है।